नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ योग किया। योगाभ्यास के बाद मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ आईआईएम परिसर का भ्रमण भी किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान परिसर स्थित स्पोर्ट्स कैंप, हॉस्टल मेस, फाउंडेशन स्टोन, प्रशासनिक भवन, जैव विविधता के लिए निर्मित परिसर और क्वींस पैलेस का भ्रमण भी किया। उन्होंने क्वींस पैलेस से आईआईएम के विहंगम दृश्य का अवलोकन किया। इस दौरान आईआईएम के प्रोफेसर सत्यशिवा दास और कॉर्पोरेट रिलेशन ऑफिसर गिरीश पहाड़िया ने संस्थान के बारे में सीएम साय और मंत्रीगण को बताया। आईआईएम रायपुर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक का विकसित भारत बनाने का संकल्प है। निश्चित रूप से उसमें छत्तीसगढ़ का भी सहयोग रहने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि विकसित छत्तीसगढ़ के विजन के लिए ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए आईआईएम रायपुर का विशेष आभार जताया। आईआईएम रायपुर में छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के सामान्य सदस्यों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर का यहाँ पर आयोजन हुआ है और ये आयोजन आईआईएम रायपुर ने किया है, तो उनको सबसे पहले तो धन्यवाद। और माननीय प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा थी कि इस तरह का चिंतन शिविर मंत्रिमंडल के सामान्य सदस्यों का हो और उसका आयोजन यहाँ पर हुआ है। और इसमें 2 दिन में कुल 10 से 12 सत्र होंगे और सभी सत्र में अलग अलग विषयों पर व्याख्यान देने के लिए देश के विद्वान जन यहाँ पर आ रहे हैं। पहला सत्र नीति आयोग के चेयरमैन सुब्रमण्यम जी का था और अभी 4 सत्र हो चुके हैं। आईआईएम अहमदाबाद और धनबाद और कई जगह से विद्वान आए हैं और विभिन्न विषयों पर उनका व्याख्यान हो रहा है। और निश्चित रूप से जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच 2047 तक विकसित भारत बनाने का है, तो उसमें छत्तीसगढ़ का भी सहयोग रहने वाला है। हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ बनाएंगे और छत्तीसगढ़ में सुशासन स्थापित करने के लिए और विकास की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को बहुत आगे बढ़ाने के लिए ये 2 दिवसीय चिंतन शिविर एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने सुबह मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति एक सकारात्मक वातावरण है और 6 चरणों के चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि 400 पार के लक्ष्य को हम प्राप्त करने जा रहे हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश का मान बढ़ाया है और भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दी है। यही कारण है कि आज पूरा देश मोदी जी के समर्थन में खड़ा हुआ है। पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने गरीब कल्याण से लेकर राष्ट्रीय गौरव तक हर दिशा में अभूतपूर्व काम किए हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, तो भाजपा की सरकार बनते ही मोदी की गारंटी के महत्वपूर्ण वादों को पूरा करने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। राजनांदगांव लोकसभा में जब दुर्ग से आए दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा जी को पीछे रहना पड़ा, तब दुर्ग से भूपेश बघेल को भी राजनांदगांव की जनता सम्मान के साथ वापस दुर्ग भेजेगी। बिल्कुल बहुत वीर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मगर एक नाम पूरे देश में, जब बच्चे बच्चे से पूरे देश के किसी से पूछा जाए तो एक नाम ही पूरे देश में चल रहा है, वो है मोदी जी का। और 400 पार की बात जब हम करते हैं तो सीधा एक व्यक्ति के विकास की कल्पना को साकार करते हुए तीसरी पारी में नरेंद्र मोदी जी फिर जीत के आएंगे, इस पूरे देश की जनता कहती है। तो मुझे लगता है कि बड़ा मुद्दा विकास का है, 10 साल के ऐतिहासिक काम का है और जो नया इतिहास रचा गया 10 साल में, जो कल्पना हिंदुस्तान के आम मतदाता और व्यक्ति नहीं कर सकता। सर्जिकल स्ट्राइक छत्तीसगढ़ देश के इतिहास को गौरवान्वित करने वाला काम नरेंद्र मोदी जी करा। 370 की समाप्ति अपने आप में नया इतिहास रच गया। जिस प्रकार ट्रिपल तलाक में
महिलाओं का समर्थन मिला, मुस्लिम बहनों का, उसी प्रकार बड़ी से बड़ी योजनाओं को छत्तीसगढ़ और देश में क्रियान्वयन करने की ताकत मोदी जी में है। और ये हम देख रहे हैं कि गरीब कल्याण के लिए योजनाएं बनी है। 80 करोड़ लोगों के लिए चावल की व्यवस्था करना, 13 करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडर, 4 करोड़ से ज्यादा आवास के निर्माण के बाद 10 करोड़ घरों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, 50 करोड़ लोगों के जनधन के खाते खोले गए। ये गरीबी और गरीबी उन्मूलन की दिशा में जो डीबीटी है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको हम कहते हैं, ये अपने आप में चमत्कार किया है पूरे देश के अंदर। और ये चमत्कार किया है पूरे करप्शन को रोकने में। जितने भी हितग्राही मूलक योजनाएं हैं जो दिल्ली से चलती है, उसका पैसा सीधा हितग्राहियों तक आ रहा है। कांग्रेस इसको 50-60 साल में नहीं कर पाई। और उससे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जब मैं बात करता हूं, तो छत्तीसगढ़ में जो जनता के साथ हमने भरोसा दिलाया था, मोदी जी की गारंटी में छत्तीसगढ़ में जो वादे किए थे, वो वादे भी तो 4-5 महीने में पूरा करने का काम हुआ है। विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद, बीजेपी की सरकार बनने के बाद 3100 रुपये क्विंटल धान की खरीदी की व्यवस्था की गई। 2 साल का बोनस जो पुराना बाकी था 3700 करोड़ का, उसको देने का काम किया गया। इन योजनाओं से सीधा सीधा विश्वसनीयता सरकार की बढ़ी है। और उसके साथ ही साथ महतारी बंधन योजना, जहां करोड़ों बहनों के जीवन में उत्साह आया है। 70 लाख से ज्यादा बहनों को 1000 रुपया मासिक मिलने की शुरुआत हुई है। ये ऐसी योजना है जिसको समयबद्ध पूरा करने का काम विष्णुदेव जी। देखिए, मेरी भूमिका चुनाव में रही है, मगर मैं मानता हूं कि हम लोग की भूमिका के साथ जो कार्यकर्ता का मेहनत और भूमिका होती है, तो राजनांदगांव लोकसभा का इतिहास रहा है। राजनांदगांव में बड़े बड़े दिग्गज आए दुर्ग से और लोकसभा चुनाव लड़े और पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो जब दुर्ग के भूरा जी जैसे सम्मानी नेता को पीछे रहना पड़ा, तो भूपेश को भी दुर्ग से आए हैं, सम्मान के सहित राजनांदगांव वाले वापस दुर्ग भेजेंगे। ये राजनांदगांव में कोई गुंजाइश नहीं है। भ्रम फैला दिया। ये सरासर राहुल गांधी जिस प्रकार लोगों को भ्रमित करने की उसकी आदत है। कॉन्स्टिट्यूशन को 10 साल यदि हमारी सरकार रही, मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री जी है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो उपयोग मोदी जी ने किया है वो लोगों के जीवन में परिवर्तन करने का। और जहां तक सवाल है कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करने के बाद, तो कांग्रेस का इतिहास रहा है। जिस प्रकार संविधान के साथ तोड़ मरोड़ किया गया, आपातकाल लगाया गया, सारे बंधन लगा दिए गए, देश को जेल बना दिया गया, इस प्रकार की घटनाएं कांग्रेस के दौर में हुआ। आपातकाल लगा हिंदुस्तान में। भारतीय जनता पार्टी के 10 साल में बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया है, उनका मान सम्मान गौरव के साथ साथ पंचतीर्थ की स्थापना के साथ साथ उन सब गरीब परिवारों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है। राजधानी रायपुर से लगे अभनपुर से बड़ी खबर सामने आई है। यात्रियों से भरी एसी बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग तेजी से फैल गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने के बाद ड्राइवर, कंडक्टर समेत सभी यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। महिंद्रा ट्रेवल्स की बस जगदलपुर से करीब 40 यात्रियों को लेकर रायपुर की ओर आ रही थी। तभी अभनपुर के मोहन ढाबा के पास बस में अचानक आग लग गई। आग लगते ही बस में बैठे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। आग के विकराल रूप लेने से पहले सभी यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आगजनी की घटना में बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
गुजरात के बुजुर्गों की शान, पंचरत्न पहचान। देश की संस्कृति को बचाना है तो पंचरत्न को ही अपनाना है। जी हाँ, पूजा की सर्वश्रेष्ठ धोतियाँ। अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग। बता दे रेडीमेड धोतियाँ, धोती दुपट्टा सेट, मर्सराइज्ड धोतियाँ, पॉली कॉटन धोतियाँ, प्योर कॉटन, सफेद एवं रंगीन सभी रंगों में आकर्षक धोतियाँ उपलब्ध। पूजा सिद्ध करने हेतु पंचरत्न धोतियाँ ही उपयोग करें। पंचरत्न धोतियाँ। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। ओनली शी। जी हाँ, खास महिलाओं की पसंद का ख्याल रखते हुए ओनली शी के तहत विशाल रेंज उपलब्ध है। ओनली शी की लेगिस व हॉट पैंट की विशाल श्रृंखला, आकर्षक प्रोडक्ट, कुर्ती पैंट, शैम्प वेयर, स्ट्रिंग पैंट, कॉटन पैंट, प्लाजो, कैप्री पैंट, वुमेन शर्ट्स, हॉट पैंट, कैमिसोल, साइक्लिंग शर्ट्स, राउंड नेक टी शर्ट, वी नेक टी शर्ट, जोगर पैंट, ट्रैक पैंट, प्रिंटेड टी शर्ट, कम्फी पैजामा, चूड़ीदार लेगिस, एंकर लेंथ लेगिस, किड्स लेगिस। ओनली शी के प्रोडक्ट के तहत अधिकृत विक्रेता ओनली शी। जी हाँ, अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय इंग्लिश मीडियम स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता भक्त माता कर्मा चौक, छावनी, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9589309949, 9893399132। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है। हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग के पुराने बस स्टैंड स्थित हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह के 72वें उर्स पाक के अवसर पर दूसरे दिन भी शानदार कव्वाली का जंगी मुकाबला किया गया।
यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल रहे। हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह के 72वें उर्स पाक के मौके पर सालाना उर्स पाक कमेटी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दूसरे दिन भी कव्वाली का जंगी मुकाबला हुआ, जिसमें अजीम नाजा कव्वाल एंड पार्टी और मुंबई का मुकाबला अनीस नवाब कव्वाल एंड पार्टी अहमदाबाद का बेमिसाल मुकाबला हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने कव्वाली का लुत्फ उठाया और प्रोग्राम की काफी तारीफ की। वो जन्नत के लिए लेकिन मोहम्मद के नवासों के लिए जन्नत न चलती है। मोहम्मद के लिए जन्नत न चलती है। मोहम्मद के नवासों के लिए जन्नत न चलती है। मोहम्मद के नवासों के सालाना उर्स पाक कमेटी द्वारा हर साल एकता उर्स में बाबा की दरगाह में हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं और दरगाह में अपनी हाजिरी देकर चादर शिरनी पेश कर अपनी मन्नतें पूरी करते हैं। इस मौके पर दरगाह परिसर में आसपास मेले जैसा माहौल नजर आया। इस दौरान दरगाह में पेश की जाने वाली चादर शिरनी की दुकानें भी बहुत ही सुंदर ढंग से सजकर नजर आई। वहीं कौमी एकता और अखंडता की मिसाल नजर आई, जहां पर इस वर्ष भी हजरत बाबा सैयद अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्लाह अलैह का 72वां उर्स पाक मुबारक बड़े ही शानो शौकत के साथ मनाया गया। इसके दूसरे दिन शुक्रवार की रात अजीम नाजा कव्वाल एंड पार्टी मुंबई का मुकाबला अनीस नवाब पार्टी से हुआ। भाई ने मोहम्मद सईद सेंटर इन्होंने जो ये मोहब्बतनामा मुझे नसीब हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की मोहब्बत का। इसके साथ ही पूरे उर्स के दौरान दरगाह में विभिन्न समितियों द्वारा चादर झांकी निकाली गई, जिसमें उन्हें पुरस्कृत करने निर्णायक मंडल द्वारा प्रोत्साहित करने पुरस्कार दिया गया। इस दौरान निर्णायक मंडल की टीम उर्स के दौरान अपनी जगह पर बैठ आने जाने वाले सभी चादर और झांकी का अवलोकन कर उनका नाम दर्ज करती है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। 32 बंगला स्थित मेन रोड पर आईजी ऑफिस के ठीक सामने हुडको के जागरूक नागरिकों के द्वारा इस भीषण गर्मी में राहगीरों के सूखे कंठ को तर करने के लिए पिछले 30 वर्षों से संचालित प्याऊ को इस वर्ष भी संचालित किया जा रहा है। इस प्याऊ में रोजाना शरबत, लस्सी, जलजीरा एवं ठंडे पानी का वितरण प्यासे राहगीरों को किया जाता है। मानव सेवा ही माधव सेवा है का उद्देश्य लिए 32 बंगला मेन रोड पर हुडको के समाज सेवियों के द्वारा प्याऊ का संचालन किया जा रहा है। गौरतलब है कि बीते 30 वर्षों से प्यासे राहगीरों की तृष्णा शांत करने व उनके सूखे कंठ को तर करने प्याऊ में रोज ठंडा पानी, छाछ, मट्ठा, लस्सी, जलजीरा के साथ समय समय पर खिचड़ी भी यहाँ पर वितरित की जाती है। इस तपती धूप में उमस भरी गर्मी में प्यासे राहगीर यहाँ रोजाना पहुंचकर अपनी तृष्णा शांत करते देखे जा रहे हैं। प्याऊ का संचालन कर रहे समाज सेवियों ने इसका उद्देश्य बताया। आपको बताते हुए गर्व हो रहा मुझे कि विगत 21 वर्षों से हम यहाँ 32 बंगला आईजी ऑफिस के सामने यहाँ पर जल सेवा की सेवा देते आए हैं और जल सेवा के साथ हमारे को अनुदान भी मिलता है, जिसमें हम लोग मट्ठा, जलजीरा और महीने में 2 महीने में बीच में हम लोग खिचड़ी का भी वितरण करते हैं। अभी 4 दिन पहले हमारे यहाँ खिचड़ी का वितरण किया गया। इसका उद्देश्य है मानव सेवा। मानव सेवा हमारे लिए एक परम धर्म है और हम सब यहाँ पे जो भी यहाँ सम्मिलित हुए हैं हमारे भाई सब व्यापारी वर्ग हैं। यह प्याऊ सामूहिक रूप से किया जाता है। इसके संचालक
10 से 15 सदस्य लोग हैं। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी गिलास धोता है, कोई भी पानी पिलाता है, कोई भी जल जीरा देता है और अपने हिसाब से जो भी दान देता है उसको स्वीकार करते हैं। बाकी जितने मेंबर हैं उन लोग सब अपने अपने से करते हैं। बहरहाल गर्मी को देखते हुए प्याऊ का संचालन लगातार जारी रहेगा। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। बिलासपुर के शनिचरी बाजार स्थित सब स्टेशन के पास ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट के बाद सुधार के लिए पहुंचे संविदा कर्मचारी को इंजीनियर ने जबरन खंबे पर चढ़ा दिया। खंबे में चढ़कर कर्मचारी ने जैसे ही बिजली के तार को हाथ लगाया, उसके कपड़ों में आग लग गई और वह झुलस गया। इस दौरान वहां पर इंजीनियर भी मौजूद था। इंजीनियर ने उन्हें खंबे पर चढ़ने के लिए कहा और बताया कि बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। इंजीनियर की बात पर भरोसा कर संविदा कर्मचारी खंबे पर चढ़ा और उसने जैसे ही तार को हाथ लगाया, उसे जोर का झटका लगा, साथ ही उसके कपड़ों पर आग लग गई। इससे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे तैसे झुलसे संविदा कर्मी को खंबे से नीचे उतारा और अस्पताल भेजा गया। स्मृति नगर भिलाई के सेंट्रल एवेन्यू, जिस पर ईएसआईसी का सबसे बड़ा अस्पताल बनाया गया है, इसके संधारण सहित पुनः निर्माण का कार्य स्वीकृत होने के बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू होने ही वाली थी कि निर्माण प्रारंभ होने की तिथि के पहले रातों रात यह सड़क दूसरी जगह बिछा दी गई और एक बार फिर स्मृति नगर एक नए विवाद के साथ सुर्खियों में आ गया। एसीएन न्यूज की टीम ने इस सड़क विवाद की सच्चाई को जानने का प्रयास किया और वहां के रहवासियों से बातचीत की। आप भी देखिए क्या है पूरा मामला। दोस्तों, हम खड़े हैं सेंट्रल एवेन्यू स्मृति नगर में। पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ईएसआई का एक नया हॉस्पिटल, बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल यहाँ तैयार हो रहा है और इस हॉस्पिटल के सामने हमारा पंचमुखी हनुमान मंदिर है। यहाँ से लेकर के जो आगे चौक पड़ता है, जय हिंद चौक, यहाँ तक सड़क बनने का प्रस्ताव पारित हो चुका था, काम भी शुरू हो चुका था। इसके लिए जहाँ खुदाई की ज़रूरत थी, खुदाई हुई थी, रोड की साफ सफाई हुई थी, अगल बगल के बेजा कब्जों को भी हटा दिया गया था। लेकिन क्या होता है कि एक रात में यहाँ पे बनने वाली सड़क कहीं और चली जाती है। इसी इलाके में, स्मृति नगर में एक आनंद नगर इलाका है। ये पूरी सड़क जो यहाँ बननी थी, यहाँ का काम होना था, परमिशन इसकी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था और रातों रात यहाँ की सड़क उठती है और चली जाती है आनंद नगर में। कौन है इस पे दोषी? फिलहाल नाम आ रहा है कि नगर पालिक निगम भिलाई के एक कनिष्ठ अधिकारी, छोटे अधिकारी और जो इस रोड को बनाने वाले जो ठेकेदार हैं, इन दोनों की मिली भगत हुई है। और इसकी जानकारी, सबसे बड़ी चीज़ कि इसकी जानकारी ना तो महापौर को है, ना ही क्षेत्र के विधायक को है और ना ही कमिश्नर को है, ना ही किसी अन्य अधिकारी को। तो ऐसा क्या होता है? क्या मतलब नगर निगम के अधिकारी इतने फास्ट हो गए हैं कि बगैर किसी को बताए वो अपनी ही जेब सेकने के चक्कर में ऐसे कर्म कर डाल रहे हैं? और रोड जैसी चीज जो कि मूलभूत सुविधा है, ईएसआई का हॉस्पिटल यहाँ बन रहा है, बन चुका है, ज़रूरत है यहाँ रोड की, लेकिन नहीं, ये रोड रातों रात उड़ती है और आनंद नगर में चली जाती है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे इस विषय में कि आखिर इसके पीछे माजरा क्या है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्मृति नगर का सेंट्रल एवेन्यू कहा जाने वाला, जो कि पंचमुखी हनुमान मंदिर से लेकर के जय हिंद चौक तक आता है, यहाँ पर सड़क निर्माण का पूरा प्रक्रिया क्रियान्वित हो चुका था, सफाई हो चुकी थी, आजू बाजू के कब्जे हटा दिए गए थे, कुछ ठेले खोमचे वाले लगाते थे उन्हें भी हटा दिए गए थे, जहाँ खुदाई करनी थी वहाँ खुदाई भी हो चुकी थी। जैसा कि हमने बताया कि सब कुछ आपको बताया है कि क्या स्थिति थी। यह रोड जो है रातों रात उठ करके कहीं और चली जाती है। आज उसी सिलसिले में हम बात करेंगे स्मृति नगर के रहवासियों से कि आखिर ये माजरा क्या है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम संदीप चौधरी है और मैं स्मृति नगर में पिछले 25 सालों से रह रहा हूँ। और ये जो माजरा है, ये आज से 6 महीने पहले निगम ने एक ठेकेदार को ऑर्डर किया था और ये जोन 1 स्मृति नगर वार्ड 2 में एक काम होना था, डामरीकरण का काम होना था। और ये पंचमुखी मंदिर से लेकर जय हिंद चौक तक का एरिया था, जहाँ पर ईएसआई हॉस्पिटल अभी नया बना है और वहाँ ईएसआई हॉस्पिटल बनने के दौरान काफ़ी सड़कें डैमेज हुई थी और एक बहुत अच्छी पहल थी डामरीकरण का। परंतु ऐसे सुनने में आया है कि पार्षद ने इसे उठाकर आनंद नगर में करवा दिया है डामरीकरण। आनंद नगर में डामरीकरण की जरूरत है, उससे मैं सहमत हूँ, परंतु स्मृति नगर का
जो प्रस्ताव था उसको प्रस्ताव के माध्यम से काम होना था, उसको आनंद नगर शिफ्ट करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसका विरोध करता हूँ। आपका कहना है कि पार्षद ने इस रोड को आनंद नगर में शिफ्ट किया है, कितनी बड़ी भूमिका मानते हैं उनकी? कि पूरा ठेकेदार पार्षद इन्हीं के द्वारा किया गया है, क्योंकि इसमें महापौर जी, कमिश्नर जी, विधायक जी, इनको किसी को भी मालूम नहीं था और ये रातों रात ये काम हो गया। जब आप लोगों को पता चला कि इतना बड़ा कांड हो गया है, एक रोड जिसका निर्माण शुरू होने वाला था वह कहीं और चली जाती है, शिकायतें कहाँ आती हैं? हम सांसद महोदय से मिलने गए थे, विधायक महापौर जी से भी बात हुई, उनने वाला रही मेरे को तो मालूम नहीं है। विधायक जी बाहर होने के कारण उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने भी मना किया, नहीं हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया है। हम तो अपने को बड़ा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। किसी की जानकारी में ये नहीं है, ना तो महापौर की जानकारी में है, ना विधायक की जानकारी में है और ना ही नगर निगम के आयुक्त की जानकारी में है कि आखिर यह काम हुआ कैसे। इसमें खुल करके ठेकेदार और नगर पालिक निगम भिलाई के छोटे से अदने से अधिकारी का नाम सामने आ रहा है। देखना होगा कि नगर निगम इस पे क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल हम जानते हैं, आप इस घटना को किस तरह से देखिए? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। तो ये जो घटना हुई है, ये जो बजट था सेंट्रल रेवेन्यू का, उसको लिया गया है आनंद नगर। हमको कोई आपत्ति नहीं है कि आनंद नगर में सड़क बने, नहीं बने, सड़क जहाँ बननी सड़क बननी चाहिए, लेकिन यहाँ का बजट उठा के आनंद नगर में ले जाना है, ये गलत से नहीं उतारता है। और इसमें जिसका भी षड्यंत्र है उसकी जांच होनी चाहिए। और इसके बारे में तो हम लोगों ने कल सांसद से भी बात करी है, तो सांसद के पास भी गए थे, तो उनको भी जानकारी नहीं है इस सिलसिले में, तो बोले कि हम इस संबंध में कार्रवाई करेंगे। हो सकता है आनंद नगर में यहाँ से ज्यादा जरूरत हो रोड की। नहीं तो बिल्कुल जहाँ जरूरत वहाँ बननी चाहिए, लेकिन यहाँ का बजट उठा के वहाँ ले जाना ये तो गलत है। पार्षद अब क्या कहते हैं? पार्षद ने जिस प्रकार से ये काम किया है इधर का उधर, जी, अब ये सड़क कब बनेगी? इस सड़क के बारे में पार्षद से तो बात नहीं हुई है, पार्षद का कोई इसमें जवाब भी नहीं आया है, जबकि इतना सब हल्ला गुल्ला हो रहा है, लेकिन पार्षद को जवाब आना चाहिए। जी आप कुछ कह रहे थे? मैं बोला ये जो प्रस्ताव था ये सोसाइटी की ओर से नगर निगम को आज से 1 साल पहले लिखित में दिया गया था और इसके लिए हम लोग लगे हुए थे कि स्मृति नगर में सड़क बन जाए। और अचानक पार्षद महोदय ने उनके पास तो कोई लिखित में है नहीं, ना उन्हें स्मृति नगर के लिए आज तक कोई प्रस्ताव बना के भेजा है। हमारे जो भी काम होते हैं उनको वो और रुकवा देते हैं। हमारा पेवर लगना था कैनाल रोड पे, उसको डिगिंग भी शुरू हो गई थी, उसको भी रुकवा दिया। अब रोड को वहाँ बस उठा के आनंद नगर शिफ्ट कर दिया। उनके पास अगर कोई लिखित में उन्होंने प्रस्ताव आज तक अगर नगर निगम को स्मृति नगर के विकास के लिए दिया है तो दिखाएं, हमारे पास तो लिखित में है। और निगम से जो सैंक्शन हुआ है इसकी कॉपी भी हमारे पास है। इस सेंट्रल रेवेन्यू के लिए जो बजट पास हुआ इसकी कॉपी भी हमारे पास है, आप चाहे तो देख सकते हैं। कहीं ऐसा लग रहा है कि पार्षद महोदय का कहीं जो अपना जो स्मृति विनिर्माण मंडल सरकारी जो संस्था है, इनके अध्यक्ष के साथ तो कुछ लेना देना नहीं है। अब उसका तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि इस तरह का सौतेलापन थोड़ा सा आप लोग बताएंगे क्या हो रहा है? माननीय पार्षद जी स्मृति नगर के लिए कोई डेवलपमेंट मालूम नहीं, हर काम का वो विरोध कर रहे हैं। बाकी जगह जो काम कर रहे हैं उसका तो आइडिया नहीं है, पर ये बड़ा अच्छा दुर्भाग्यपूर्ण है। सर आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम संदीप राम टेके है। संदीप जी, इस तरह का सौतेला व्यवहार स्मृति नगर से किस रूप से में कुंठाघात है कि पार्षद महोदय जी अगर इस टाइप का कर रहे हैं, क्योंकि वोट तो हमारे स्मृति नगर में हम सब ने उनको दिया है और वो हमारे स्मृति नगर को अनदेखा करते, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और कहीं ना कहीं सोसाइटी चुनाव लड़ते हैं, उनके पिताजी हमेशा चुनाव खड़े रहते हैं, हमेशा हार जाते हैं। कहीं ना कहीं ये वजह हो सकती है, मैं सोचता हूँ कि वो इस चीड़ से हमारे अध्यक्ष साहब तो उनसे हमेशा अच्छा ही व्यवहार रखे, कभी भी उनको इस टाइप का नहीं लगा कि उनका काम रुकवाया या कभी उनके लिए कुछ किया ऐसा करके। तो ये बात मुझे भी समझ में नहीं आती कि पार्षद महोदय ऐसा क्यों करते हैं कि स्मृति नगर के आए हुए जितने भी काम हैं उसको रुकवाने की कोशिश करते हैं। हालांकि स्मृति नगर से भी उनको बहुत सारे वोट मिले हैं, यहाँ की जनता ने उनको स्वीकार किया है, तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये मैं सोच रहा हूँ, और ऐसा नहीं करना चाहिए।
जो भी आप अभी अब देख रहे हो रोड में जो काम चालू होना था, आपका 200 मीटर तक खुदाई हो चुका था, गिट्टियाँ वगैरह बीच गई थी, ये ऐसा ही हॉस्पिटल के पास है। लेकिन उस काम को रुकवा के चोरी छुपके से बोलूँगा मैं, अधिकारियों और सुने मैं पार्षद भी महोदय साथ में थे, ठेकेदारों की ये सब की मिली भगत से इसको परिवर्तित करके पड़ोस के आनंद नगर में शिफ्ट कर दिया गया। और हमारा प्रस्ताव तो गया है, हमारे पास लिखित में सब है और हमने यहाँ से जांच पड़ताल भी करी है। आवेदन में जहाँ स्वीकृत पत्र देखा तो उसमें स्मृति नगर क्लियर लिखा हुआ है कि पंचमुखी हनुमान से सेंट्रल एवेन्यू स्मृति नगर, सेंट्रल एवेन्यू आता है पंचमुखी हनुमान ESI हॉस्पिटल से चालू होके जय हिंद चौक, उसके बाद क्रॉस रोड है, फिर वो आगे आनंद नगर का रोड और आगे आता है करीबन, और 500 मीटर दूरी पे आनंद नगर स्टार्ट होता है। तो ये सेंट्रल एवेन्यू का पूरा एरिया है। तो उसमें लिखित में पूरा लिखा हुआ है कि आपका जो रोड का काम चालू होना है वो सेंट्रल एवेन्यू स्मृति नगर का डामरीकरण होना है। तो ये चीज़ें नहीं हुई और रोड कहीं और ही बन गया, अंदर की तरफ बना है, आनंद नगर एरिया में बना है। सड़क का काम शुरू होने वाला था, कुछ हद तक खुदाई भी हो चुकी थी, बरसात सामने है, क्या स्थिति होगी सड़क की? बहुत खराब स्थिति हो जाएगी। ESI हॉस्पिटल है, बहुत लोगों का आना जाना होगा और वो बरसात में तो और जो गड्ढे भर जाएंगे और गड्ढे जो जिसमें गड्ढे हैं वो पानी से और ज़्यादा गहरे हो जाएंगे, आना जाना दुश्वार हो जाएगा वहाँ से। अभी क्या है, हर वर्ष यहाँ बरसात में इस सेंट्रल एवेन्यू में पानी बढ़ता है, सबसे बड़ी समस्या ये है। और यदि यहाँ सड़क बन जाती तो उससे निजात मिल जाती। यहाँ के जो रहवासी हैं, जो दुकानदार हैं, उनके लिए बहुत राहत की बात होती है। लेकिन अब ये मुझे नहीं लगता कि निकट भविष्य में संभव। क्या चाह रहे हैं? वहाँ रोड बने, प्रशासन को हम चाहते हैं कि वहाँ रोड बनाए, वो भले ही उन्होंने वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है कहीं और, लेकिन यहाँ के लिए बजट, स्पेशल बजट लाके रोड बनाए। दोस्तों, स्मृति नगर का जो सेंट्रल एवेन्यू में जो रोड निर्माण होना था, ये मामला बहुत दूर पकड़ रहा है और देखना है, निगम ने अभी संज्ञान में लिया है इसे, महापौर जी ने भी अपने संज्ञान में लिया है और वैशाली नगर विधानसभा के विधायक रिकेश सेन जी ने भी अपने संज्ञान में इसको लिया है। जांच का आश्वासन मिला है, जांच में किसका चेहरा सामने आता है, क्यों ऐसा हुआ कि एक जगह की सड़क को उठा करके दूसरी जगह ले जाया गया, और अगर ले जाया भी गया तो जैसा कि यहाँ के रहवासी बता रहे हैं कि यहाँ पानी की समस्या रहती है, बरसात में पानी भर जाता है और सड़क बन जाता है तो इसमें पानी भराव की, जल भराव की समस्या से निजात मिल जाता है। निगम लगातार प्रयास कर रहा है कि जहाँ जल भराव की समस्या होती है उसे सॉर्ट आउट कर दिया जाए, उसे ऐसा बना दिया जाए कि वहाँ जल भराव की स्थिति ना हो। लेकिन इस तरह का कार्य बिल्कुल समझ से परे है। वक्त बताएगा कि आखिर इसमें दोषी कौन है और निगम किस प्रकार की कार्रवाई करता है। एशियन न्यूज के लिए स्मृति नगर से मैं हूं संतोष शर्मा। यहाँ वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। एजुकेशन हब भिलाई में संचालित उदय पब्लिक स्कूल बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव आगे। प्ले ग्रुप से कक्षा 8वीं तक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। उपलब्ध सुविधाएं स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, बस सुविधा उपलब्ध, साथ ही सीसीटीवी कैमरे द्वारा विद्यार्थियों पर सतत निगरानी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को स्पेशल इंग्लिश ट्रेनिंग। उदय पब्लिक स्कूल में बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा, साथ ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान। उदय पब्लिक स्कूल में सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क एडमिशन। संस्कृति से जोड़ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम। उदय पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता उदय पब्लिक स्कूल, उदय कॉलेज नियर ACC बोगदा पुल, नंदिनी रोड, जामुल, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8349381497। तो जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। उदय पब्लिक स्कूल। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट
उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मतदान के अंतिम चरण के बाद सभी न्यूज चैनलों में एग्जिट पोल पर डिबेट से शुरू हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी एग्जिट पोल की डिबेट्स में शामिल नहीं होगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि आगामी एग्जिट पोल डिबेट्स में पार्टी की ओर से भाग न लिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने कांग्रेस का बहिष्कार कर दिया है, इसलिए वो कायरों की भांति एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रहे हैं। एग्जिट पोल का बहिष्कार करना मतलब युद्ध के मैदान से भाग खड़ा होना, जो इनकी पुरानी आदत है। ये कायरता की परिकाष्ठा को पार करने वाली बात है। जनता के बीच में 5 साल रहे नहीं, जनता के बीच में इनकी पकड़ बची नहीं है। सिर्फ चुनाव भर झूठ फैलाते रहे, भ्रम फैलाते रहे और एग्जिट पोल से भागना इस बात का घोतक है कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही हार मान ली है। बहुत ही शर्मनाक विषय है। आज इतने देश की पुरानी पार्टी आज एग्जिट पोल में जनता के सामने बैठने के लायक नहीं बची है। पूरे प्रदेश की और देश की जनता ने इनको बहिष्कृत कर दिया है। इसीलिए एग्जिट पोल का बहिष्कार कर अपनी कायरता का प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। दुर्ग जिले में जन जन के नायक और कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी का जन्मदिवस सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए उनके समर्थकों ने मदर टेरेसा आश्रम में सेवा करते हुए फल एवं मिष्ठान का वितरण किया। राजनीति के क्षेत्र में गुरु माने जाने वाले और कांग्रेस के कद्दावर नेता जो निरंकारी मंडल से भी जुड़े हुए थे, जिनके विचार बहुत ही सात्विक और दीन दुखियों का दर्द बखूबी समझने वाले ये शख्स कोई और नहीं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी की, जिनके मरणोपरांत उनकी पहली जयंती परंपरा अनुसार मदर टेरेसा आश्रम में मनाई गई। यहाँ उनके परिवारजनों के अलावा वे आयोजक भी मौजूद थे जो उनके विचारों से काफी प्रभावित थे। वे हमेशा कहते थे कि मेरा जन्मदिन उस जगह मनाया जाए जहां दीन दुखियों की सेवा हो सके, और उनके जीवंत रहने पर भी उन्होंने अपना जन्मदिन हमेशा मदर टेरेसा आश्रम में ही मनाया। दुखियों के बीच में बैठकर उनका दुख सुनना और उनका ढाढ़स बनाना, यही उनकी विचारधारा का मूल स्वरूप था। और इस वर्ष उनके मरणोपरांत उनकी पहली जयंती पर भी उनके विचारों पर चलते हुए आयोजक संजीत चक्रवर्ती ने मदर टेरेसा आश्रम शांति नगर में एक आयोजन रखा, जहां उनके तैल चित्र पर सर्वप्रथम तो उपस्थित जन समुदाय ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें याद किया। तत्पश्चात उनके सुपुत्र संदीप निरंकारी सहित आयोजक संजीत चक्रवर्ती एवं अन्य उपस्थित सभी अतिथियों ने बारी बारी से मदर टेरेसा आश्रम में निवास करने वाले सभी लोगों को फल और मिठाइयों का वितरण किया और उनके साथ कुछ वक्त बिताकर
उनका गम भी बांटा। इस आयोजन में शामिल हुए पूर्व साडा उपाध्यक्ष ब्रिजमोहन सिंह, शकुंतला ग्रुप ऑफ एजुकेशन से संजय ओझा जी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मोहन गुप्ता एवं अन्य सभी ने बारी बारी से उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके बताए मार्गों पर चलते रहने का संकल्प लिया। हम सबके नेता, हम सबके मार्गदर्शक और इस क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय भजन सिंह निरंकारी जी की आज उसको हमारे क्षेत्र के सारे से जुड़े हुए लोग हैं, उनको चाहने वाले लोग हैं, हम लोग आज यहाँ पर मना रहे हैं। हम लोग हर साल मनाते हैं, मृत्यु होने के बाद मना रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा जन्मदिन हमेशा ऐसी जगह मनाना जहाँ पर दीन दुखियों की सेवा होती है, इसलिए हम सब लोगों ने ये जगह चुना, जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने हम लोगों को जो रास्ता दिखाया था समाज में सेवा करने का, उस रास्ते पर हम लोग चल भी रहे हैं। स्वर्ग में वहाँ से देख भी रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास दिलाते हैं कि वो हम पर जो विश्वास करते हैं उस विश्वास को पूरे करें और उनके बताए हुए रास्ते पर समाज सेवा करें। शुरू से ही संजीव चक्रवर्ती जी जो उनके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के समाज में, पार्टी में काम करते रहे और शुरू से ही मेरे पिताजी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और आज इस जयंती पर जो शरीर करके हमारे बीच नहीं है, संजीत भाई का मन था कि वो जो प्रेरणा उनसे मिलती रही है मानव मात्र की सेवा करने के लिए, उस सेवा भाव को उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए इसको कंटिन्यू रखा जाए और वो सेवा के भाव से आज ये मदर टेरेसा आश्रम में उसी सेवा भाव के तहत यहाँ पे जो रहते हैं लोग, उनकी सेवा के भाव से यहाँ पे आज उनके जन्मदिन को वो अनवरत जैसे मनाते आ रहे हैं उसी हिसाब से आज भी मनाने आए। आज हम ऐसे महात्मा के जन्मदिन के अवसर पर एकत्रित हुए हैं जिन्होंने सबको साथ लेके चला है। बचपन से उन्होंने सबको अच्छाइयों से ही अवगत कराया, बुराइयों में त्याग करने का उन्होंने हमें सीख दी। वैशाली नगर विधानसभा में जितने भी वरिष्ठ पुराने कांग्रेसी हैं, ये सब उन्हीं की उपज है। उन्होंने एक अच्छे लोगों को बाहर लाया और आज हम समाज में प्रतिष्ठित किया। उनका जिस मिशन से वो जुड़े हुए थे, निरंकारी मिशन ऑलरेडी अपने आप में एक सेवा भाव का मिशन है और उस सेवा भाव से प्रेरित होकर के उन्होंने अपने साथियों को भी सेवा करने का, दुखियों की सेवा करने का, गरीबों की मदद करने का, दुखियों की सहायता करने का हमें शुरू से ही, मैं करीबन 30 से 32 वर्ष उनके साथ रहा हूँ। उनका एक एक पल, एक एक समय, एक एक यादें मेरे अंदर समाहित हो और लगता ही नहीं कि वो हमारे बीच में नहीं है। आज भी चारों साइड जिधर देखो उनका ही बात हमारे दिमाग में आता है। कोई भी अच्छे विचार आते हैं, कुछ भी याद आते हैं। तो ऐसा शख्स जिसने सबके बारे में अच्छा सोचा हो और सबसे बढ़िया ज़मीन से जुड़ के सोचा हो, ऐसे सत्य को मेरा सत प्रणाम है। हम सब उनके जयंती के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। भाई संजीव चक्रवर्ती जी, उनकी पूरी टीम इस कार्यक्रम को लगातार हर साल करते आ रही है। मेरा भी पहली बार इसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस पुण्य जगह पर। मैं इससे ज़्यादा क्या करूँ। आज हमारे यहाँ पे भजन सिंह निरंकारी जी का जन्म दिवस पर इस अवसर पे यहाँ पे मदर टेरेसा भवन के जितने भी लोग हैं उनकी सेवा भाव से ये प्रस्तुति यहाँ पे उनका हम लोग मनाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि भजन सिंह निरंकारी जी जो थे वो एक संत थे, इसीलिए हम यहाँ पे हर समय हमारे संजीत भाई, हमारे निरंकारी के परिवार, सभी लोग जो संत एक छाप जो है उसके चक्कर में उसी से लिप्त होकर सारे संत रूपी जो काम होते हैं वो आज यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे किया है। और वो नेता ही नहीं थे, बहुत अच्छे इंसान थे। वो इंसान थे जो गरीबों के प्रति, जो अत्याचार के प्रति हमेशा अग्रणी रहकर लोगों का सेवा भाव से काम किए हैं। इस प्रकार के नेता की अब हमें कमी खल रही है इस क्षेत्र में। और बहरहाल आज उनका जन्म दिवस है तो मैं कोटिश नमन उनको करता हूं और मैं चाहूँगा कि हमारे बीच हम सभी लोग मिलकर उनकी आत्मा
को हम इस प्रकार से शांति देते रहे। धन्यवाद। विगत 20 वर्षों से लगातार हमारे जननायक नेता परम श्रद्धेय स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी जी की जयंती पर हर वर्ष उनकी सेवा भाव की प्रेरणा से लेकर हम सेवा दिवस के रूप में यहाँ पे फल वितरण एवं हर सामाजिक गतिविधियों का कार्यक्रम करते हैं। उसी तारतम्य में आज भी उनकी जयंती पर हमने फल वितरण का कार्यक्रम रखा सेवा दिवस के रूप में, उनसे प्रेरणा लेकर, और आगे भी उनकी जो समाज के प्रति आम लोगों के प्रति जो सेवा भाव थी उनको अनवरत जारी रखने के लिए यह कार्यक्रम करते रहेंगे। कांग्रेस के कद्दावर नेता स्वर्गीय भजन सिंह निरंकारी, जो कि एक जन नायक भी हैं, उन्होंने अपने विचारों से भिलाई की धरती को पावन कर दिया है और उनके विचार आज उनके नहीं रहने पर भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। ऐसे व्यक्ति विशेष और व्यक्तित्व को सारा शहर, सारा जिला और सारा प्रदेश आज उनकी जयंती पर उन्हें नमन करता है। एसीएन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। शासकीय बाल गृह की लापरवाही से आधी रात को बालक गृह से भाग गया बालक, जिन्हें एनएसयूआई के युवाओं ने पद्मनाभपुर थाना पहुंचकर शासकीय बाल गृह को सौंपा। वहीं इस तरह के मामले में 3 साल पहले भी गंभीर आरोप लगे थे बाल गृह के अधिकारियों पर। दुर्ग के 5 बिल्डिंग स्थित अशासकीय बाल गृह में लगातार बड़ी लापरवाही की घटनाएं सामने आ रही है। बीती रात यहां से एक 13 वर्षीय नाबालिग लड़का भाग निकला। जब वार्डन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके यहाँ सभी बच्चे मौजूद है, लेकिन जब एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने बच्चों की फोटो दिखाई तो वार्डन के होश उड़ गए। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने वार्डन पर गैर जिम्मेदाराना कार्य करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मामले में एनएसयूआई दुर्ग शहर के अध्यक्ष वरुण केवल तानी ने बताया कि उन्हें बीती रात दुर्ग रेलवे स्टेशन के पास एक बच्चा दिखा। उसकी उम्र लगभग 13 साल की है। बच्चे ने बताया कि वो शासकीय बाल गृह में रहता है और पढ़ाई करता है। केवल तानी का कहना है कि एक 12-13 साल का बच्चा रात को 2 बजे बाल गृह से भागकर स्टेशन में भटक रहा है और बाल गृह के जिम्मेदारों को कोई भनक तक नहीं है। एक छात्र है 13 साल का जो पढ़ाई करता है, शासकीय बाल गृह में रहता है। खालसा स्कूल के पीछे ये बाल गृह है। ये टोटल शासन चलाती है और शासन के लोग यहाँ इतने गैर जिम्मेदार हैं कि 12-13 साल का बच्चा इतनी रात में, रात के 2 बजे, अभी भी आप टाइम देख सकते हैं, इतनी रात में बच्चा गायब हो जा रहा है और इनको कुछ होश ही नहीं है। यहाँ आके जब हम सूचना दे रहे हैं कि एक बच्चा यहाँ से गायब है क्या, तो उनका कहना ये है कि नहीं, सब बच्चे तो मौजूद हैं, सब बच्चे सोए हुए हैं, कोई बच्चा गायब नहीं है। फिर हम इनको दिखाते हैं कि ये बच्चा है तो हाँ, अरे आपको कहाँ मिला ये। तो इतने गैर जिम्मेदारी कि बच्चे की रात कुछ हादसा हो जाए, बालिक नहीं है, वो कुछ हो जाए, कोई किडनैप कर ले तो कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा, ये मांग है। और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, मैं पूरी मांग करता हूँ, और एकदम कड़ी जांच होनी चाहिए इसकी। ये अभी 12 साल का एक छोटा सा लड़का जो कि अपन को दुर्ग रेलवे स्टेशन के पास से जा रहा था, तो अपन पूछे उससे कि क्या हुआ क्या नहीं करके, उसने कुछ बताया नहीं। तो हमको शक के तौर पर अपन से बातचीत किए तो उसने अपने कुछ बताया नहीं। तो उसने अपन जब उसका बैग वैग चेक किए तो उसके जेब से निकला शासकीय बाल गृह का जो लाइट, जो कि वो लेके मतलब बैग लेके जा रहा था। बोले क्या हुआ, तो कुछ बताया नहीं। तो हम लोग यहाँ लेके आए इनके पास, कहा कि जो इनका ऑफिस है पीछे कार्यालय, उसने कहा यहाँ का जो मेन जो अभी ऑफिस, यहाँ जो अभी वॉचमैन है जो भी है, उनसे बात की अपन। उनका कहना ये था कि हम लोग पूछे कि यहाँ भैया कितने लोग रहते, उनका कहना था हम लोग कि यहाँ 12 बच्चे। तो हम लोग बोले सर 1 मिनट आप वापस चेक करो। वो बोले ओवर कॉन्फिडेंस, बोले हाँ 12 है। बोला 1 मिनट चेक करो, तो भी 12, जबकि जो 12वां स्टूडेंट हो हमारे साथ खड़ा था बाजू में। उनका कहना था कि वो 12वां, बोलते ये कैसे हो गया। अब उनको इतना केयरलेस इन लोगों की इनके भरोसे 12 बच्चे नहीं संभाल पा रहे, जो कि शासकीय गृह इन लोग जेल। वरुण केवल तानी और उसके साथियों ने जब इसकी सूचना पद्मनाभपुर पुलिस को दी तो वहां से एक पेट्रोलिंग गाड़ी पहुंची और बच्चे को लेकर शासकीय बाल गृह दुर्ग पहुंचे। वहां पहुंचने पर यहां की अधीक्षिका मंजू शुक्ला ने कहा कि उनके यहां से कोई बच्चा नहीं भागा है, सभी बच्चे अपने अपने कमरे में हैं। लेकिन जब एनएसयूआई के लड़कों ने लड़के की फोटो दिखाई तो मंजू शुक्ला व बाकी स्टाफ हड़बड़ा गए। आनन फानन में बच्चे को बाल गृह में भेजा गया। इस बारे में जानकारी के लिए जब मंजू शुक्ला और उसके महिला बाल विकास अधिकारी अजय शर्मा को कई बार फोन लगाया गया तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया और यहां तक कि बालक गृह की अधिकारी मंजू शुक्ला ने मीडिया को देखते ही अपने महिला कर्मचारी से गेट पर ताला जड़ दिया। आपको बताना चाहेंगे शासकीय बाल गृह दुर्ग का विवादों से पुराना नाता रहा है।
3 साल पहले यहाँ से 4 बच्चे भागे थे। उन्हें चाइल्ड लाइन की टीम ने पकड़ा था। पूछताछ में बच्चों ने बताया है कि वहाँ की महिला बाल कल्याण अधिकारी उन्हें अश्लील वीडियो दिखाती थी और उनके साथ अश्लील हरकतें भी किया करती थी। इसके बाद तत्कालीन कलेक्टर ने मामले में जांच टीम भी गठित की थी। बहरहाल अब देखना होगा कि उच्च अधिकारी इस दिशा में किस तरह से जांच करते हैं और मामले को संज्ञान में लेते हैं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के पोटिया में मारपीट के साथ महिला से छेड़छाड़ के मामले में दुर्ग पद्मनापुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दुर्ग के पोटिया बस्ती में हुए मारपीट के दौरान पीड़िता द्वारा आरोपियों का वीडियो बनाने के नाम पर तीनों आरोपियों ने घर में जबरन घुसकर महिला से छेड़छाड़ कर जान से मारने की धमकी दी। घबराई पीड़ित महिला ने पद्मनापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर संज्ञान लेते हुए पद्मनापुर थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को न्यायालय भेजा। पुलिस के मुताबिक पीड़िता के घर के पास कुछ युवक मारपीट कर रहे थे, तभी पीड़िता ने तीनों आरोपियों का वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया था। तभी आरोपी सतीश ठाकुर, रवि ठाकुर, युवराज ठाकुर ने महिला का मोबाइल छीना और घर के अंदर ले जाकर अश्लील हरकत कर महिला से दुर्व्यवहार करा और छेड़छाड़ किया। इस दौरान महिला ने शोर मचाया तो परिवार के लोग आ गए। इस मामले में पद्मनापुर थाना प्रभारी आईपीएस अक्षय प्रमोद सभद्रा ने जानकारी दी। कुंद्रापारा से ही वापस हमको एक खबर आई थी छेड़खानी की, तो प्रार्थी आए थे हमारे पास आवेदन लेके, तो हमने घटनास्थल की जांच की है, लोगों का बयान भी लिया है, तो उसमें पाया गया कि छेड़खानी हुई थी और उसी पे हमने अपराध पंजीबद्ध भी किया है और इसमें भी जांच चल रही है। जल्दी अपराधी को हम गिरफ्तार करेंगे। इन्फॉर्मेशन आई थी कि कुंद्रापारा में कुछ मारपीट हो रही है, तो घटनास्थल पे टीम पहुंची, तो वहाँ पे 2 परिवारों के बीच में मारपीट हो रही थी, जिसमें ज़्यादा होने पे पत्थरबाजी भी हो गई दोनों साइड से। तो दोनों साइड के लोगों को लगा है, उनका मुलाहिजा कराया गया और उसी पे अपराध भी पंजीबद्ध हुआ है और विवेचना जारी है, तो जल्दी हम खत्म करेंगे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के गयानगर वार्ड में बंदरों का आतंक दिखा। वहीं पानी की तलाश में पहुंचे बंदरों को रेस्क्यू टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। वहीं उनमें से एक बंदर फरार है, जिसकी तलाश जारी है। दुर्ग जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। इंसानों के साथ साथ इसका असर जानवरों पर भी पड़ते देखा जा रहा है। कुछ बेजुबान जानवर खाने और पानी की तलाश में जंगलों को छोड़कर शहरों का रुख करते देखे जा रहे हैं। कुछ इसी तरह दुर्ग के गयानगर वार्ड 4 में बंदरों के एक दल से अलग हुए 2 बंदरों ने खाने और पानी की तलाश में आतंक मचा रखा है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से इन बंदरों का आतंक इस वार्ड में लगातार जारी है, जिसे देखते हुए वार्ड पार्षद व पूर्व सभापति दिनेश देवांगन ने वन विभाग में इसकी शिकायत की थी, जिस पर वन विभाग की टीम ने आकर बंदरों का रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें असफलता मिली। इसके बाद लगातार बंदरों का आतंक जारी रहा। आज एक बार फिर वार्ड में एक परिवार के ऊपर बंदरों के आतंक को देखते हुए पुनः शिकायत करने पर रेस्क्यू टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर एक बंदर को पकड़ लिया गया और वहीं दूसरे बंदर की तलाश अभी की जा रही है। वार्ड वासियों ने राहत की सांस ली है। इस संबंध में वार्ड के लोगों ने जानकारी दी। ये हमारे गयानगर वार्ड क्रमांक 4 में पिछले कुछ दिनों से 2 बंदरों का बेहद आतंक था। ये बंदर झुंड से अलग हो गए थे, किसी के भी घरों में घुस जाते थे और वहाँ आतंक मचाते थे और लगातार इसकी शिकायत आ रही थी। विगत दिनों में वन विभाग की टीम आई थी, लेकिन नहीं पकड़ पाए थे। आज सुबह एक परिवार में बंदर घुस गया था, उसके कारण 4 घंटे से एक परिवार अभी घर में कैद है और अभी वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर अभी पकड़े हैं। मुझे लगता है ये एक अच्छा काम है, लेकिन एक बंदर और अभी बचा हुआ है। लोग परेशान थे, इससे आज राहत मिली है। लोगों ने मुझे सूचना दिया था कि लगातार बंदर का आतंक है और मैंने वन विभाग को सूचना किया था और सूचना पर ही वन विभाग की टीम आई है, अभी पकड़कर रेस्क्यू ले जा रहे हैं। तब हो गए बेंद्रा बहुत परेशान करत थे, पार्षद ला बार फोन करें तब भेज गई। अब वो पकड़ के लेगा थे और हवा एक ठन उहुल पकड़े लगी। 4 घंटे से कोई परिवार यहाँ पे फंसा था, जिसके रूम में बंदर बंद था और यहाँ से फोन आ रहा था गयानगर 4 नंबर गली से कि कोई बंदर आतंक मचा के रखा। और इन लोगों का कहना है कि 1 हफ्ते से बंदर ने आतंक मचाया। आज एक बंदर को हमने रेस्क्यू कर लिया है, वन विभाग के थ्रू हमें कॉल आया था, हमने रेस्क्यू करके इसको मैती गार्डन ले जा रहा हूँ, उसको वहाँ छोड़ेंगे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।